नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। 50 गोल्डन रूल्स की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 06। रूल नंबर 06 अगर आप देख रहे हो तो आप इसे पूरी तरीके से देख लो। अगर पहला रूल या लास्ट के 5 रूल आपने नहीं देखा तो ऐसा नहीं कि ये रूल समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से है कि इस पूरी सीरीज को शिद्दत से शुरू से लेके आखिरी तक देखेंगे, तब फ़ायदा उठा पाएंगे। 50 गोल्डन रूल्स की जो सीरीज है, इसमें क्या आपको मिलने वाला है, ये इस तरीके से आपको ग्रामर को रिवाइज कराया जा रहा है जिससे आप चाहे एग्जामिनेशन के अंदर जाएं, चाहे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपके ग्रामर के कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। 50 गोल्डन रूल्स के अंदर आपका ग्रामर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, फुल्ली रिवाइज हो जाएगा और हर एक नुक एंड कॉर्नर टच हो जाएगा जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जो रूल मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये रूल बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होती है। और जब भी एग्जामिनेशन में इस पे बेस क्वेश्चन आता है तो ऐसा लगता है बस हलवा सा क्वेश्चन आ गया है, काम हो गया। लेकिन थोड़ी भी अगर सावधानी आपने हटा दी तो दुर्घटना घट जाएगा। जो सवाल आप एग्जामिनेशन के अंदर बहुत आसानी से कर सकते हो, जिसका स्कोर कर सकते हो, वो जो है स्कोर आपसे मिस हो जाता है। फिर बाद में बड़ा पछतावा रह जाता है, यार ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिसको पढ़ लेना चाहिए, हमने पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया, रिवाइज नहीं किया और फिर मेरे से एग्जामिनेशन खराब हो गया। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी आँख जो है थोड़ा सा भी झपकाया ना, आप एग्जामिनेशन से आउट हो जाओगे। तो चलो बगैर देर के हुए आज के इस रूल को कवर करते हैं। मैंने कोशिश किया है कि मैं हिंदी भाषी बच्चों को अच्छी तरीके से कवर कर पाऊँ, स्पेशली जो गांव देहात या ऐसी जगहों से आते हैं जिन्होंने अंग्रेजी को ठीक ठीक से नहीं पढ़ रखा है और बेहद ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, उन सबको कवर कर सकूं, क्योंकि उनको अंग्रेजी के साथ साथ थोड़ी हिंदी समझने की आदत है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं हिंदी को जो है साथ में ले लूँ। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो क्योंकि हिंदी भाषी बच्चा था तो मुझे बड़ी परेशानी हुआ करती थी। तो उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया था मैं अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही सीखूंगा, हिंदी में नहीं सीखूंगा। लेकिन बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को समझ में आया कि अगर हिंदी का सहारा भी साथ में लिया जाए तो थोड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जैसे कुछ ये शब्द हैं, इन शब्दों को समझिए। जैसे अनटिल, अनटिल का हिंदी मतलब होता है जब तक, और अनलेस भी लगभग इसीलिए इस्तेमाल होता है जब तक नहीं। हार्डली की बात करें तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, या इसका दूसरा हिंदी मतलब होता है शायद ही। अगर स्केर्सली की बात करें, इसका मतलब ये होता है मुश्किल से या शायद ही। बेयरली की बात करें तो इसका मतलब ये होता है मुश्किल से या मात्र, बहुत नेग्लिजिबल। तो जो हम हार्डली का इस्तेमाल करते हैं, स्केर्सली का इस्तेमाल करते हैं, बेयरली का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या होता है, ये बहुत कम क्वांटिटी बताने के लिए लिया जाता है। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली। अगर आप इसे देखोगे तो एडवर्ब का चैप्टर पढ़ोगे तो बोला जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वर्ब की बारंबारता को ये बताता है। कोई भी जो एक्शन हो रहा होता है उस एक्शन में कितनी बारंबारता है, मतलब कितना रिपीटेशन है। तो अगर हम हार्डली बोल रहे, स्केर्सली बोल रहे, बियरली बोल रहे, इसका मतलब है मुश्किल से या ना के बराबर या बहुत कम। तो बारंबारता कितनी है, बारंबारता ना के बराबर है। अब इसके बाद एक सेल्डम है, सेल्डम भी यही है, एक्शन की बारंबारता को बताता है। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। इन तीनों का मतलब होता है मुश्किल से, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, रेयरली का मतलब ये होता है कभी कभार। और ये पांच के पांचों जो शब्द है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब के चैप्टर में भी हम इन्हें सीखते हैं, लेकिन इनको अलग से इसलिए सीखते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। इसके बाद बात करें हम फॉरबिड की बात करें, डिनाई की बात करें और प्रोहिबिट की बात करें, तो ये तीनों शब्द जो है नकारात्मक सेंस में इस्तेमाल किया जाता है मना करने के लिए। जैसे प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना या निषेध करना, डिनाई का मतलब होता है नकारना, मना करना या इनकार करना, प्रोहिबिट का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या फिर रोकना। इसके अलावा विदाउट हो गया, बट हो गया, फॉर हो गया, लेस्ट हो गया, इनके यूज केसेस अपने अलग हैं। ये जो शब्द हमने लिख रखे हैं इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कॉमन पूछा जाता है। शब्द यही सारे हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत कॉमन है। इन सारे शब्दों को अगर आप ध्यान से देखो तो हम इन शब्दों को मानते हैं निगेटिव है। निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। अगर ये शब्द निगेटिव होते हैं तो सेंटेंस के अंदर इन इन शब्दों के साथ जिस क्लॉज में, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जिन क्लॉज में ये सारे के सारे शब्द होते हैं उसमें एक और एडिशनल नॉट का इस्तेमाल, नो का इस्तेमाल या फिर नेवर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस क्लॉज में ये सारे के सारे शब्द होते हैं उस क्लॉज में ना हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ना नो का इस्तेमाल करते हैं, ना नेवर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अपने आप में निगेटिव है। और नो, नॉट, नेवर भी निगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इसको सेम क्लॉज में इस्तेमाल करोगे तो सेंटेंस डबल निगेटिव हो जाएगा और इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देने जाओगे, जब भी आप पेपर में अपीयर होगे, तो आप देखोगे कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन पिछले कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है।
अब अगर ये बात आप समझ गए ना कि ये सारे के सारे नेगेटिव हैं, इनके साथ नो, नॉट, नेवर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो बस एक बात ये रहेगी कि क्वेश्चन में सेम क्लॉज में पहचानना, सेम क्लॉज में पहचानना। इसके लिए बस कुछ चंद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आपको ये रूल हमेशा याद रह जाएगा, एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो चलो क्वेश्चन में इसी बात को जो मैंने कहा है इसको जरा एक बार चेक करते हैं। जैसे ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ अनलेस यू डू नॉट स्टडी सीरियसली यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। यहां दो बातें हैं, हर बच्चे को यह पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है, और जब भी सेंटेंस आप देखते हो तो सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉज है ये भी पहचानने आना चाहिए, तभी तो सेम क्लॉज में नॉट, नो, नेवर नहीं होना चाहिए इन शब्दों के साथ, तभी तो पहचान पाओगे जब क्लॉज पहचान पाओगे। तो जैसे पहले सेंटेंस में मैं आपको क्लॉज समझाने की कोशिश करूं तो क्लॉज की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन होती क्या है? क्लॉज की बेसिक डेफिनेशन होती है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट एक वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो अपने आप में क्लॉज होता है। ये बहुत पहले हमने वर्ड, फ्रेज, क्लॉज कैसे बनते हैं खूब अच्छी तरीके से सिखा रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बच्चे ये चीज़ें जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो ऐसे जान सकते हैं कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब का कॉम्बिनेशन, और वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन जो होता है हमारा वो क्या होता है? क्लॉज होता है। यहां ध्यान से देखो, यहां पे लिखा हुआ यू और यहां पे डू नॉट स्टडी लिखा हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया। तो एक सब्जेक्ट हो गया यहां पे और एक वर्ब हो गया मेन वर्ब का, तो एक क्लॉज तो यहां मिल गया। फिर ध्यान से आगे देखोगे तो यू विल नॉट पास, तो यू हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो एक सब्जेक्ट यहां पे हो गया और एक मेन वर्ब यहां पे हो गया। तो ये क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो एक यहां पे हो गया क्लॉज और एक यहां पे क्लॉज हो गया। तो हमें क्या देखना है कि अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, फॉरबिड हो गया, डिनाई हो गया, जिस क्लॉज में सारे सब होते हैं उस क्लॉज में एडिशनल नो, नॉट, नेवर नहीं लिया जाता है। ध्यान से देखो, यहां पे हमने अनलेस तो लिया है लेकिन साथ में यहां पे नॉट ले लिया है, तो क्या सेंटेंस सही है? तो आप कहोगे नहीं सर, अभी तो आप ये बता रहे हो कि जिस क्लॉज में अनलेस, अनटिल, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, प्रोहिबिट जैसे शब्द आते हैं, इन शब्दों के साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। तो सेंटेंस में क्या दिक्कत है? सेंटेंस में दिक्कत है कि ये डबल निगेटिव हो गया है। अगर ये डबल निगेटिव हो गया है तो इसमें से एक जो एडिशनल निगेटिविटी है उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? अनलेस के साथ आप ना डू नॉट का जो इस्तेमाल लिखा गया है वो हटा दो। जैसे नॉट हटाओगे वैसे डू भी हटाना पड़ेगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, अनलेस यू स्टडी सीरियसली यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। ये सेंटेंस अब जाके करेक्ट होगा। समझ में आया? अगला देखो, अनटिल ही डज नॉट कंप्लीट द वर्क ही कैन नॉट लीव द ऑफिस। तो यहां पे आपको एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, एक तो यहां पे मेन वर्ब दिखाई दे रहा है, तो एक क्लॉज तो ये हो गया और एक क्लॉज यहां पे है, ही डज नॉट कंप्लीट, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का और सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन, तो दो आपके क्लॉज हो गए। ध्यान से देखो, अनटिल इसमें लिखा हुआ है और इसी में नॉट लगा हुआ है, तो ध्यान से आपको देखना है कि अनटिल के साथ नॉट नहीं लगाते, अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाते। तो अनटिल ही डज नॉट कंप्लीट द वर्क ही कैन नॉट लीव द ऑफिस, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या सही होगा? आप इसको लिखोगे अनटिल ही कंप्लीट द वर्क ही कैन नॉट लीव द ऑफिस। अब ये सेंटेंस जाके आपका करेक्ट होगा। इसी तरीके से बात करूं, जरा ध्यान से देखो, नीचे वाले सेंटेंस में क्या है लिखा है? सी कुड नॉट हार्डली बिलीव द शॉकिंग न्यूज। सी कुड नॉट, एक तो आपने नॉट का इस्तेमाल किया है, सेम जस्ट उसके बाद आपने हार्डली का इस्तेमाल कर लिया है। तो जहां जिस क्लॉज में आप जो है हार्डली का इस्तेमाल कर रहे हो वहां नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको इस नॉट को हटाना पड़ेगा। आपको ऐसे करना पड़ेगा, सेंटेंस सही तब होगा, सी कुड हार्डली बिलीव द शॉकिंग न्यूज, बिलीव द शॉकिंग न्यूज। ये बहुत ही आसान रूल है और पिछले अगर 10, 12, 15 सालों में एसएससी का अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे, चाहे सीएचएसएल का देखो, चाहे सीजीएल का देखो, चाहे सीपीओ का देखो, स्टेनो का देख लो, एमटीएस का देख लो, सब में पूछा जाता है। अक्सर करके ये रिपीट होता रहता है। पुराने समय में तो इतना ज़्यादा पूछा जाता था, इतना ज़्यादा पूछा जाता था, पूछो मत। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला शब्द है वो हार्डली, क्योंकि हार्डली के साथ नॉट इतना खप जाता है ना कि अगर ये रूल आपको नहीं पता कि हार्डली के साथ नॉट नहीं लगाया जाता है, कभी भी आप सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर पाओगे। अगला है, जरा ध्यान से देखो, ही डिड नॉट स्केर्सली। अब जैसे डिड नॉट के बाद स्केर्सली लगाया तो स्केर्सली के साथ नॉट नहीं लगाते, आपको समझ में आ गया। अब तुरंत ही सब पिक होने लगेगा। अगला है द पेशेंट्स कैन नॉट बेयरली वॉक। अब कैन नॉट है फिर बेयरली लगाए तो बेयरली के साथ नॉट नहीं लगाते, कैन बेयरली वॉक विदाउट सपोर्ट। अब ये आपके लिए ज्यादा आसान हो गया। अब जो सबसे डिफिकल्ट काम क्या है,
सबसे डिफिकल्ट काम इस रूल में यह है कि आपको सारे शब्द याद रहे, आपको सारे शब्द याद रहे। अगर शब्द ही याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। दूसरा, क्लॉज पहचानने आना चाहिए। दो ही पेन होता है इसमें, एक तो क्लॉज पहचानना और दूसरा जो है ये सारे शब्द याद रखना। तो शब्द याद रह जाएंगे अगर आप इसको 3 4 5 6 बार रिपीट कर लोगे और क्लॉज की प्रैक्टिसेस कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। यूजली आप देखोगे कि बस ये इनके नियर बाई है, जब भी सेंटेंस के अंदर जाना देखना अनटिल अनलेस, अगर कभी भूल जाओ मान लो क्लॉज क्या है कैसे चेक करें, तो बस इतना ध्यान रखना कि इन शब्दों के इमीडिएट बाद अगर आजू बाजू बिल्कुल नॉट दिखाई दे रहा है तो बस हटा देना है। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर इन केस भूल गए तो, लेकिन इतनी प्रैक्टिस कर लो कि इसे भूलने की जरूरत ही ना पड़े। अगले क्वेश्चंस को देखो। अगर अब मैं स्क्रीन पे 4 5 क्वेश्चन सामने आपके ले लूं और बोलूं कि नहीं नहीं आप इसको पॉज करके एक बार ट्राई करो, सारा का सारा बच्चा फटाफट इसको लगा डालेगा। जैसे ही डिड नॉट सेल्डम विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन द विलेज। अब यहाँ पे देखो जो सेल्डम की बात कर रहे हैं, सेल्डम के साथ नॉट नहीं लगाया जाता, करेक्ट कर लोगे। सी डज नॉट, रेयरली, रेयरली के साथ नॉट नहीं लगाया जाता। जब नॉट हटाओगे तो डज भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि नॉट, डज तभी आता है जब नॉट आता है। नो वन कैन नॉट, अब नो वन के साथ नॉट नहीं लगा सकते, नो वन निगेटिव अपने आप में होता है, तो नो वन कैन सॉल्व होगा, यहाँ पे नॉट हटाना पड़ेगा आपको। आई नेवर सैड नथिंग, नेवर और नथिंग एक साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। आई नेवर सैड, नथिंग की जगह एनीथिंग अबाउट करो, एनीथिंग तब जाके, ये दोनों निगेटिव वर्ड्स हो गए। अगला है ही डिड नॉट डिनाई। डिनाई जो शब्द है उसके साथ नॉट इस्तेमाल नहीं करते हैं। ही डिनाइड नॉट टेकिंग द मनी फ्रॉम द ड्रॉअर, ही डिनाइड। अब क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया है, तो इसको क्या करोगे, डिनाइड करोगे, V2 का इस्तेमाल करोगे। समझ में आया? कुछ 4 5 क्वेश्चन और हैं जो आप के लिए होमवर्क है, या मैं यही समझा देता हूँ, बहुत आसान है। डिड नॉट के साथ डिनाई वापस लिया गया तो ये आप हटा दो, ठीक है ना, डिनाई को डिनाइड कर दो। द गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोहिबिट, तो डिड नॉट हटाओ यहाँ से, प्रोहिबिट के साथ नॉट नहीं लगाते तो प्रोहिबिटेड लगाना पड़ेगा, V2 डालना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाया गया है। विदाउट नॉट इन्फॉर्मिंग, विदाउट इन्फॉर्मिंग लिखना पड़ेगा, विदाउट के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ही डिड नॉट फॉरबिड, ही डिड नॉट फॉरबिड, फॉरबिड का डिड नॉट नहीं लगाएंगे वापस, सेम। सी हार्डली नेवर स्पीक्स इन द मीटिंग, ठीक है ना, हार्डली के साथ नेवर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सी हार्डली स्पीक्स इन द मीटिंग, वो बड़ी मुश्किल से ही मीटिंग में बात करता है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इन सारे सेंटेंसेस की हिंदी मीनिंग पे भी फोकस करते हैं। अच्छा, जब आप एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होगे तो आपको क्या लगता है कि वहाँ चंद सेकंड्स होते हैं, चंद लम्हे होते हैं, जब आप स्पॉट द एरर के क्वेश्चन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन देख रहे होते हो या फिलर के क्वेश्चन देख रहे होते हो, क्या आपको लगता है कि आप अंग्रेजी से हिंदी में वहाँ ट्रांसलेट करके समझ के इसकी मीनिंग फिर देख पाओगे? नहीं। वहाँ पे जब आप अपीयर होते हो तो आपको सिर्फ यही बात याद रह जाती है कि भाई हमें अनटिल मिला है, अनलेस मिला है, स्केर्सली मिला है, हार्डली मिला है, बेयरली मिला है, जो है इन सारे शब्द को देखते हुए इनके बाद जैसे ही नॉट आपको देखने को मिल जाए, विदाउट के बाद नॉट देखने को मिल जाए, आप समझ जाओगे बस गलती यहीं पे है और यहीं पे जो है टिक करना और निकल लेना है। इसी तरीके से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है। समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये रूल है ये देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत स्कोरिंग रूल है, क्योंकि अक्सर करके आपके एग्जामिनेशन में आता रहता है। तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ोगे, इसको रिवाइज करोगे और रिवाइज करके जो है अगली बार एग्जाम में, मॉक टेस्ट में कई क्वेश्चन आए तो इसको गलत नहीं होने दोगे। और अक्सर करके आता रहता है ये वाला रूल, तो आप ध्यान रखिएगा इसको, मतलब ऐसे मिस मत कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 50 गोल्डन रूल्स पढ़ाने वाला हूँ वो चीज़ें ही आपको पढ़ाया जा रहा है जिससे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। उन चीज़ों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है जो मुझे लगता है जिनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं बनते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत वीक होते हैं और जिनको लगभग एक बेसिक या फाउंडेशन कोर्सेज की जरूरत पड़ती है जहाँ पे वो जीरो से चीज़ों को सीख सकते हैं। तो जीरो से सीखने के लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पे मैथ के कोर्सेज, इंग्लिश के कोर्सेज, रीजनिंग के कोर्सेज, आपके जीएस के कोर्सेज पूरे एकदम स्ट्रक्चर्ड वे से जीरो से स्टार्ट कर सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। जैसे मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ में फाउंडेशन बैच पढ़ाया गया है, साथ में अगर मेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वालिटी जो है 2000 क्वेश्चन मिसलेनियस बनाए गए हैं जिनको अच्छी तरीके से सॉल्व किया गया है ताकि आप उस सीट को डाउनलोड करके उन वीडियोस का सारा लेके आप अच्छी प्रैक्टिस कर सको। सेम यही इंग्लिश में किया गया है, सेम यही रीजनिंग में गया है। सब चीज का पूरा एक कंबाइंड बंडल बनाया गया और बहुत मेहनत करके उसे रिकॉर्ड किया गया है। माई पाठशाला पर जितने भी कोर्सेज होते हैं सारे VOD के फॉर्म में होते हैं। हम लाइव बैचेस नहीं पढ़ाते, उसके पीछे कई सारे रीजंस है। एक तो बच्चों का जो रुझान है स्टार्टिंग में थोड़ा रहता है, उसके बाद बच्चों का रुझान खत्म होता है तो लाइव क्लासेस में टीचर की एनर्जी गिर जाती है। अगर टीचर रिकॉर्डेड क्लास दे रहा है तो इट डजंट मैटर कि एक बच्चा है या नहीं है, उससे तो एजम्पशन ही वही होता है कि बस वो पढ़ा रहा है, जो जाए वो बेहतर और अच्छा जाए। तो मोरालिटी
जो होती है, जो मोरल होती है ना कि हाँ भाई पढ़ा रहा है बच्चा, नहीं है तो मेरा मोरल खराब हो गया, मेरा मोटिवेशन गिर गया, तो मोटिवेशन नहीं गिरता है। उनका बस ध्यान यही रहता है कि ऐसा पढ़ाऊँ कि बच्चा जब वीडियो देखो तो मजा आ जाए। तो आप उधर पे माई पाठशाला आप पर जाएंगे तो एसएससी पास प्रो नाम से वो पूरी तरीके से बैच बनाया गया है। आप उसे परचेज करके अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स अलग से बाई करना है, अंग्रेजी अलग से पढ़ना है, रीजनिंग अलग से पढ़ना है, तो आप उन्हें भी अच्छी तरीके से जाके उस पर पढ़ाई कर सकते हो। बहुत स्ट्रक्चर्ड वे से कोर्स बनाया गया है। किसी भी किताब को अगर आपको चाहिए तो उसकी मुश्किल से जो है 49 रुपये या कुछ 24-25 रुपये की ई बुक बना दी गई है। आप उसे जाके इनरोल करके जो है आप उसमें अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड सारे कोर्सेज पढ़ सकते हो। बहुत सारा कुछ डेटा बहुत मेहनत कर बनाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में रूल नंबर 7 के साथ मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और जमकर पढ़ाई करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।